नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आनंद कर्ण एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को क्लास 10th मैथमेटिक्स लेसन नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का ये टॉपिक अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और इसके एग्जांपल क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 कराऊंगा। देखिए दोस्तों, पहले बात, इस टॉपिक का मतलब क्या है। इस टॉपिक का मतलब है अलजेब्रिक मेथड्स, यानी कि दोस्तों अभी तक आप ग्राफिकल मेथड्स कर रहे थे। ग्राफिकल मेथड्स में बहुत त्रास आता है बनाने में ग्राफ। अब इसमें क्या है ना कि आपको ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा, मतलब जिंदगी की आधी समस्या खत्म। इसमें आपको मतलब कुछ ऐसा तरीका होंगे, वो सब देखेंगे क्या है। तो इसमें आपको दोस्तों बिना ग्राफ के ही आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया जाएगा। ये मतलब ये समझ लीजिए एक अलग ही सीरीज है। तो इस सीरीज में कुछ 6 वीडियो और आएंगे, मतलब है इस चैप्टर का पार्टी। पहले पहले 2 वीडियो रहेंगे, मतलब एक एक्सरसाइज और एक इसके थियरी टाइप के एग्जांपल्स में। तो पहला रहेगा सब्स्टिट्यूशन पे, दूसरा रहेगा एलिमिनेशन और तीसरा रहेगा दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये टॉपिक के अंदर ही 6 वीडियोस और आएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ये तो होना ही था। अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे। एक मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत तरीके होते हैं। तो उनमें से एक तरीका ग्राफिकल मेथड है। वैसे ही दोस्तों ये तरीका है अलजेब्रिक मेथड, और अलजेब्रिक मेथड भी तीन टाइप के है। तो उसमें से ये पहला है सब्स्टिट्यूशन। देखिए, आपको मैं पकाने से ज्यादा अच्छा सीधा सॉल्व करने का तरीका ही सिखाता हूं, हाँ, क्योंकि ये सॉल्व करने का तरीका है। डायरेक्ट मैं पहले क्वेश्चन नंबर 7 लेता हूं, इससे आप डायरेक्ट सीख जाएंगे। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मतलब इस वीडियो का। देखिए इसमें क्या कहा गया है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए दोस्तों, अब तक हमें कहा जाता था कि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको ग्राफिकल से सॉल्व कीजिए, ग्राफिकल मेथड। अब यहाँ लिखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें दोस्तों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या दिए गए हैं, 7x - 15y इक्वल टू 2 और x + 2y इक्वल टू 3। देखिए हमें 2 लीनियर इक्वेशन के पेयर दिए गए हैं और हमसे ये बोला है कि इसको सॉल्व करना है। अब जो सॉल्व करना है तो इसे सब्स्टिट्यूशन से करना है। देखिए अगर दोस्तों आपको ये ग्राफिकल बोलता है तो आप ग्राफिकल में क्या करते हैं, एक पहले इक्वेशन का मतलब पहले जनरल फॉर्म में लेते हैं, फिर उसका एक्स वाई का टेबल बनाते हैं, दूसरे इक्वेशन का एक्स वाई का टेबल बनाते हैं, और बाद में दोनों का ग्राफ प्लॉट करते हैं। जहां पे दोनों लाइंस कट करती है वो उनका यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है। अब यहाँ पे हमें वैसे नहीं करना है, यहाँ पे हमें बिना ग्राफ के करना है। हाँ, तो पहला तरीका सेम है कि पहले आपको जनरल फॉर्म बनाना है। तो चलिए दोस्तों, जनरल फॉर्म क्या होता है, ax + by + c = 0। ये जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। तो इसका जनरल फॉर्म बनाते हैं, 7x - 15y - 2 = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा x + 2y - 3 = 0। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। पहले तो आप ये कर लीजिए। देखिए सब्स्टिट्यूशन सीखना है ना, तो ये इसका थियरी का स्टेप्स पढ़ के वैसा नहीं सीख सकते जितना आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। पहले आप जनरल फॉर्म में लिख लीजिए। यहां तक तो ग्राफिकल से ये बिल्कुल सेम है। अब देखिए इसे कैसे सब्स्टिट्यूट करना है। आपको कोई भी एक इक्वेशन उठाना है, कोई भी एक, आप अपनी मर्जी से उठाइए। जैसे मैं इस एग्जाम्पल में पहला इक्वेशन उठा रहा हूं, अगला जो एग्जाम्पल क्वेश्चन आएगा उसमें दूसरा उठा के दिखाऊंगा। हाँ, जैसे पहला एग्जाम्पल है, मतलब पहला इक्वेशन जो है, इसमें आपको दोस्तों क्या निकालना है ना, या तो x या तो y की वैल्यू निकालनी है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे निकालेंगे। देखिए अगर समझ लीजिए हमें 7x + 5 का में x की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम कैसे करते हैं, 7x = -5, x = -5/7। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि जिस आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है उसको बचा के रखना है, बाकी सबको RHS में भेजना है। देखिए अभी यहाँ पे मतलब क्या क्या है स्टेप्स ये है कि आप इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन अपने हिसाब से मतलब चूज कर सकते हैं। और इन दोनों इक्वेशन में से जैसे मान लीजिए मैंने पहला लिया, तो पहले में भी आपको x की वैल्यू निकालनी है या y की, ये भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। देखिए आप ये या ये कोई भी अपने हिसाब से ले लीजिए, और अगर आप ये लेते हैं तो इनमें से या तो x का निकालिए या तो y का, या फिर अगर ये लेते हैं तो या तो x ये तो y। जैसे मैं इसमें x लेता हूं, तो अगर दोस्तों मुझे x की वैल्यू निकालनी तो मुझे क्या करना होगा, मुझे करना होगा 15y + 2, यानी कि ये सबको RHS में भेजना होगा और 7 को डिवाइड करना होगा ना इससे, तब तो x की वैल्यू आएगी।
एक्स की वैल्यू आई 15y प्लस 2 डिवाइड बाई 7। अब देखिए ये मैंने क्या किया, मैंने इसमें पहले इक्वेशन में x की वैल्यू निकाल ली। हाँ, अब मैं क्या करूंगा, इसे थर्ड इक्वेशन मान लीजिए, क्योंकि इक्वल टू साइन है तो ये भी इक्वेशन ही हुआ। मैं क्या करूंगा ना, ये जो x की वैल्यू है ना, इस x की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में डालूंगा, तो इससे मेरी आंसर आ जाएंगे। देखिए आपको थोड़ा नया लग रहा होगा, मैं समझ रहा हूं, क्योंकि आप अभी ग्राफिकल से कर रहे थे। ग्राफिकल में आपको टेबल बनाना है और बाद में पॉइंट्स मार्क करके इंटरसेक्टिंग को कर लेना है। हाँ, इसमें आपको देखिए प्रोसेस क्या सीखना है। आप कोई भी एक इक्वेशन चूज कर लीजिए और कोई भी एक इक्वेशन में उसका एक वेरिएबल को एलएचएस में छोड़िए, बाकी सारे टर्म्स को आरएचएस में भेजिए। तो पहले आप इतना कीजिए। सब्स्टिट्यूशन थोड़ा पकाओ मेथड है, एलिमिनेशन और मजा आता है करने में। चलिए आपने कर लिया। देखिए मैं आपको जो प्रोसेस बता रहा हूं वो प्रोसेस आप मतलब एकदम दिमाग में सेट कीजिए तो आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक लाइन लिखनी है। वो लाइन है सब्स्टिट्यूट वैल्यू, या फिर ऐसे लिख लीजिए, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2। इसका क्या मतलब होता है, जो इक्वेशन 2 है यानी कि ये x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, इसमें आप x के जगह ये वैल्यू डाल दीजिए। देखिए ये x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू तो मैं वहां डाल सकता हूं ना, तो ये x की वैल्यू यहां मैं डालता हूं 15y प्लस 2 डिवाइड बाई 7 प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे दोस्तों ये एकदम खास बात है, ये देखिए एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें वन ही वेरिएबल है, y मतलब दो y, लेकिन वेरिएबल तो एक ही है ना। यहाँ पे क्या था, वेरिएबल दो था। देखिए वेरिएबल कम हो गया ना, और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था। आप 9th में सीख कर आए, आपको एकदम सिंपल सा है कि मतलब उसे बचा के रखना है, बाकी सबको सॉल्व करते जाना है। तो एकदम सिंपल है। देखिए यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में, यानी कि इसका डिनोमिनेटर 1 इसका 1, तो इंटू सेवन लग जाएगा। ये क्या हो जाएगा 15y प्लस 2 माइनस 7 2 सा 14y 7 3 सा 21y अपॉन 7 इक्वल टू 0। अब देखिए ये देखिए 7 डिवाइड का मल्टीप्लाई में गया तो 0 हो गया, 7 0 सा, तो क्या बच रहा है हमारे पास 15y प्लस 2 माइनस 14y माइनस 21 इक्वल टू 0। 15y माइनस 14y हो गया दोस्तों y मतलब 1y, और 2 माइनस 21 हो गया 19 मतलब माइनस 19। तो दोस्तों आंसर आ गया y इक्वल टू 19। अब देखिए दोस्तों y की एक्चुअल वैल्यू आ गई है बिना ग्राफ के। ग्राफ में कैसा होता है कि इन दोनों के टेबल बनते हैं और लाइंस खींची जाती, तो दोस्तों जहां से भी लाइन कटती है ना वो y पे 19 पे कटती है। हाँ, और x की वैल्यू, चलिए पहले आप इतना लिख लीजिए। सब्स्टिट्यूशन नया है, लेकिन क्या बोलते हैं, जहां ग्राफिकल में मन नहीं होता वहां पे सब्स्टिट्यूशन सही है।
एक मिनट रुकिए दोस्तों। चलिए, तो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि कैसे निकालना है। देखिए मैं आपको वापस बताता हूँ, अभी नया चल रहा है इसलिए मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले तो आप दोनों लीनियर इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखिए, फिर कोई भी लीनियर इक्वेशन उठाइए और उसका कोई भी एक वेरिएबल को एलएचएस में रखिए, बाकी सबको आरएचएस में डाल दीजिए, तो इससे इस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ये दोस्तों अभी भी ये एक वेरिएबल ही वैल्यू है, क्योंकि ये एक कॉन्स्टेंट नंबर नहीं है। हाँ, अब ये जो भी वेरिएबल की वैल्यू आई है, ये जिस इक्वेशन से उठाया गया है उसके अपोजिट वाले इक्वेशन में इसको डाल देना है। तो इससे क्या होगा ना दोस्तों कि ये x के जगह 15y + 2/7, यानी कि दोस्तों x गया और y वाला वेरिएबल आ गया, और अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। तो अब इसे नॉर्मल सॉल्व करेंगे तो y आ गया दोस्तों 19। अब देखिए x कैसे निकालना है, क्योंकि यहाँ पे एक की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसीलिए दोस्तों इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन में ऐसा नहीं करना होता, एलिमिनेशन में दूसरा मेथड है। एलिमिनेशन 2 वीडियो बाद आएगा। देखिए अब इससे मुझे x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी कि ये जो y की वैल्यू है ना, मतलब y की वैल्यू मेरे को मिल गई ना 19, उसमें मैं वैल्यू डाल देता हूं। अब x की वैल्यू आ जाएगी 15 19 सा 9 5 सा 45 9 1 सा 9 10 11 12 13 5 1 5 8 2 दोस्तों 285 प्लस 2 यानी कि और डिवाइड बाई 7, यानी कि दोस्तों 287/7। तो x आ जाएगा 7 4 सा 7 1 सा दोस्तों x आ गया 41, y आ गया 19। एक मिनट में आंसर देख लेता हूं। आंसर कहाँ है, कहाँ गया आंसर? तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि कैसे सब्स्टिट्यूशन का करना है। तो अब मैं क्या बोलते हैं, लिख लीजिए ये। अब 7 के बाद 8 9 10 3 क्वेश्चन और है, उसके बाद यह वीडियो समाप्त। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे ना कि देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी पहले, या फिर अगर नहीं बताई होगी तो अभी बता देता हूं कि जो हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, देखिए जो पैरेलल लाइंस हैं, यानी कि जो पैरेलल लाइन होगी ना उसके कोई सॉल्यूशन नहीं आ सकते। हाँ, तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि आपको अलजेब्रिक, मतलब जो अलजेब्रिक तरीके से करते हैं, इसमें अगर आपको क्वेश्चन में पैरेलल लाइन वाले इक्वेशंस दिए तो उनका आंसर ही नहीं आएगा। दूसरा एक होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की क्या प्रॉब्लम है कि सारे चीज ही सॉल्यूशन है। हाँ, तो इसमें भी कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं हुआ ना, सब कुछ है, मतलब सब कुछ क्या है, कुछ तो एक होना चाहिए ना। तो आप ऐसे क्वेश्चन फेस करेंगे जिसमें कि है ना ऐसे ऐसे कुछ कुछ रहेंगे जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस या फिर नो सॉल्यूशन वाला आएगा, तो वो मैं आपको बताते जाऊंगा कैसे करना है वो भी। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, सॉल्व क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 का, देखिए दोस्तों एक्सरसाइज 3.1 कब की अपलोड हो चुकी है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 अब मैं देखना नहीं वाला। यहाँ पे हमें सीधा कहा गया है कि उसे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं इक्वेशंस को यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इक्वेशन ये है, ये इक्वेशन है, मतलब मैंने क्या बोलते हैं पुराने वाले में से रिफर कर लिया है। आप मेरे पिछले वीडियो में से देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन था। तो देखिए दोस्तों हमें ये दो इक्वेशंस दिए गए, इन्हें हमें सॉल्व करना है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। हाँ, पहले तो मैंने आपको कहा, क्या कहा कि पहले उसे जनरल फॉर्म में लिखिए। तो s - 7 = 7t - 49। अब सबको इधर लाना पड़ेगा क्योंकि जनरल फॉर्म होता है ax + by + c = 0। तो s - 7 - 7t
प्लस 49 इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों ये आ गया s माइनस 70 माइनस 7 प्लस 49 हो जाएगा प्लस 42। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। पहले आप भी लिख लीजिए ये। अब दूसरा इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, s प्लस 3 इक्वल टू 3t प्लस 9। s प्लस 3 माइनस 3t माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसे थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा s माइनस 3t माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन हो गया ये, सेकेंड इक्वेशन हो गया ये। अब हमें इसे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों इसमें x और y वेरिएबल्स नहीं है, इसमें s और t वेरिएबल्स है। हाँ ये याद रखना, ये बात आपने लिख लिया। चलिए अब सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने आपको क्या कहा कि आप इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन उठाइए। देखिए पिछले बार मैंने 1 उठाया था, इस बार मैं 2 उठाऊंगा। हाँ अब जो भी आप उठाते हैं ना उसका कोई भी एक वेरिएबल को एलएचएस में रखिए, बाकी सब आरएचएस में भेजिए। जैसे मैंने सेकंड इक्वेशन उठाया है s माइनस 3t माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसका या तो मुझे s एलएचएस में रखना होगा या t, तो मैं क्या करता हूं इस बार क्या रखे, t रखे। चलिए t रखते। तो दोस्तों हमें अगर t वाला टर्म बचाना है तो हमें बाकी सबको उधर भेजना होगा। ये हो जाएगा माइनस 3t इक्वल टू 6 माइनस s। देखिए माइनस 6 तो प्लस 6 प्लस s तो माइनस s। अब इसको डिवाइड करना होगा क्योंकि t को बचाना है बस, तो t हो जाएगा 6 माइनस s अपॉन माइनस 3। हाँ एक मिनट यहाँ पे देख लीजिए, माइनस 3t होगा 6 माइनस s, तो t को बचाना है तो माइनस 3 को भेजना होगा। अब देखिए माइनस तो ऊपर नहीं, मतलब नीचे नहीं रह सकता, तो माइनस तो ऊपर आएगा, माइनस दोस्तों इन दोनों के बाहर लगेगा। हाँ एक मिनट यहाँ पे देखिए, तो इससे क्या बनेगा, ये तो माइनस हो जाएगा और वो प्लस हो जाएगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं s माइनस 6 अपॉन 3, ऊपर नीचे करके। देखिए आप इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन चुनिए। मैंने पिछले क्वेश्चन में पहला चुना था, इस बार दूसरे क्वेश्चन में दूसरा इक्वेशन चुना। दूसरे इक्वेशन का मैंने टी बचाया, कोई एस बचाए तो कोई तकलीफ नहीं है। हाँ तो अगर आपको टी बचाना है तो टी को एलएचएस में रखिए, बाकी सबको आरएचएस में भेजते जाइए और साइन सबका ध्यान रखिए प्रॉपर। तो दोस्तों टी आपका आ जाएगा s माइनस 6 अपॉन 3। चलिए यहां तक लिख लीजिए। सब्स्टिट्यूशन में क्या यही करना होता है कि एक की वैल्यू निकालो फिर उसको दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो, इसीलिए इसे कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन। अब आपको क्या करना है, अब देखिए मैंने सेकेंड इक्वेशन जो ये है और ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो मैंने सेकेंड इक्वेशन के t को निकाला। अब देखिए दोस्तों मैं जो ये t की वैल्यू है ना, मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में डालूंगा। मैंने आपको कहा सब्स्टिट्यूशन के रूल्स में कि जिससे आप इक्वेशन, मतलब जिस भी इक्वेशन से वैल्यू निकाल रहे किसी भी एक वेरिएबल का, उसके अपोजिट इक्वेशन में उसको वैल्यू डालना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए पहले मैं यहाँ पे साइड में इक्वेशन लिख लेता हूँ, s माइनस 70 प्लस 42 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो अब मैं क्या एक स्टेटमेंट लिखूंगा, स्टेटमेंट क्या होगा मेरा, देखता हूं। देखिए दोस्तों मेरा स्टेटमेंट होगा सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ टी। देखिए जो हम लोग निकालते हैं उसकी वैल्यू लिखते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 1। देखिए दोस्तों इसे आप 2 में मत डाल दीजिएगा, अगर आप इक्वेशन 2 में डालेंगे ना तो आपको फिर से यही इक्वेशन बन जाएगी। अगर आप इस इक्वेशन को 2 में डालेंगे ना तो ये फिर से यही इक्वेशन बन जाएगी। 2 में मत डालिएगा, आपको फर्स्ट में डालना है, क्योंकि आप जिससे निकालते हैं उसके अपोजिट में आपको डालना होता है। अब देखिए एक मिनट यहाँ पे देख लीजिए, अभी ये पहले क्वेश्चन चल रहे, प्लीज देख लीजिए। अभी हमारे पास पूरा एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, तो सेकंड मतलब फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, s माइनस 70 प्लस 42 इक्वल टू 0। टी की जो भी वैल्यू आप इसमें डालिए, तो s माइनस 7, टी की दोस्तों वैल्यू आई है s माइनस 6 अपॉन 3, s माइनस 6 अपॉन 3 प्लस 42 इक्वल टू 0। अब इसे थोड़ा सही से सॉल्व करना आना चाहिए।
पहले यहाँ पे मैं ब्रैकेट बना लेता हूँ ताकि कोई साइन की गड़बड़ी ना हो। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 7s और ये हो जाएगा 7 6 42 अपॉन 3, बाहर का माइनस को मैंने माइनस ऐसे छोड़ दिया है, प्लस 42 इक्वल टू 0। इसे थोड़ा साइड में सॉल्व करना होगा। इसे देखिए, आप देखेंगे ना, अब इसे साइन को थोड़ा लाते हैं अंदर, तो देखिए दोस्तों यहां वाला जो प्लस है ये तो माइनस हो जाएगा और यहां वाला माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। इसका मतलब क्या होता है, नहीं ऐसा कीजिए, आप यहां तक पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं बोर्ड साफ करता हूं क्योंकि मुझे थोड़ा ज्यादा जगह चाहिए रहेगा सॉल्व करने के लिए। पहले आप इतना लिख लीजिए। चलिए, आपने लिख लिया होगा। देखिए, इसको सॉल्व करना मेन जरूरी है। सब्स्टिट्यूशन में क्या है ना कि आपको ग्राफ तो बनाना नहीं होता, अगर आपको ये फ्रैक्शन ये सब सही से सॉल्व नहीं करने आता ना तो आपका क्वेश्चन बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। s माइनस 7 टी के जगह आएगा s माइनस 6 अपॉन 3 प्लस 42 इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे एक बाहर बड़ा सा ब्रैकेट बना रहा हूं। s दोस्तों आ जाएगा, ये हो जाएगा 7s माइनस 7 6 42 अपॉन 3 प्लस 42 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो इंटू 3 यहाँ भी होगा, इंटू 3 यहाँ भी होगा एलसीएम लेने के लिए। तो देखिए दोस्तों ये हो जाएगा 3s माइनस 7s माइनस माइनस प्लस 42। अब देखिए 42 3 जा कितना होगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 अपॉन 3 इक्वल टू 0। देखिए ये कोई नया चीज नहीं, मतलब नया चीज बस यहीं पे आपको मेन यहाँ पे सॉल्व करना जरूरी है। देखिए अब दोस्तों ये जो 3 है ये इधर मल्टीप्लाई होगा, 0 3 जा कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचती है, 3s माइनस 7s तो हो गया माइनस 4s, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 168 इक्वल टू 0, क्योंकि 3 उधर गया तो 0 हो गया। हाँ, अब इसे सही से सॉल्व करना है। ये हो जाएगा माइनस 4s इक्वल टू माइनस 168, माइनस माइनस कट गया, 4 4 जा 4 2 जा, तो देखिए दोस्तों s आ गया 42। अब जब s आ चुका है 42 तो आप t निकाल सकते हैं। कैसे t निकालने के लिए आपको s माइनस 6 अपॉन 3 करना है। s है 42, 42 माइनस 6 अपॉन 3, 42 में से 6 निकालिए तो ये हो जाएगा 36, 36 अपॉन 3। देखिए दोस्तों हाँ 12 3 से 36, तो t आ गया है 12। दोस्तों मतलब क्या हुआ, t आ गया 12 और s आ गया 42। अब मैं आंसर देख लेता हूं एक बार। हाँ बिल्कुल सही है, S42 T12। देखिए मैं आपको फिर से बताता हूं आपको क्या करना है, कैसे करना है। पहले जो भी आपके पास इक्वेशन दिए हैं आपको बनाने हैं, अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो खुद से बनाने ही होंगे। हाँ, तो उनको आपको, तो दोस्तों उनको आपको क्या करना है ना कि उन दोनों मतलब दोनों इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में करना है। जनरल फॉर्म में करने के बाद क्या करना है कि दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन चुनना है और उसका एक वेरिएबल को एलएचएस में रखना है, बाकी सारे वेरिएबल आरएचएस में। जैसे मैंने सेकंड इक्वेशन चुना, उसका टी एलएचएस में रखा है, बाकी सारे चीज आरएचएस में। फिर जो टी की वैल्यू निकल के आई, ये सेकंड इक्वेशन से चुना है तो हमें फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू डालनी है और सही से सॉल्व करना है। सॉल्व करना मेन जरूरी सही से आना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे ना कि जैसे ही टी की वैल्यू यहाँ पे डालते हैं ना तो देखिए दोस्तों इस इक्वेशन में टी गायब हो गया, क्योंकि टी के जगह हमने एस वाला वेरिएबल मतलब डाल दिया है। तो ये अब एस, ये एस, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और वन वेरिएबल सॉल्व करना आसान होता है। मतलब हमने क्या किया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को वन वेरिएबल में बनाया है। हाँ चलिए आप इतना लिख लीजिए। दो क्वेश्चन और है, उसके बाद इसकी सीधे एक्सरसाइज।
सबसे ज्यादा जो गलती होती है क्वेश्चन करने में वो लोगों की सब्स्टिट्यूशन में होती है। भले मेथड दिखता आसान है लेकिन यहाँ पे लोग जब इसे सॉल्व करने की बारी आती है तब यहाँ पे गच्चा खा जाते हैं, और गच्चा खाना स्टूडेंट्स की आदत होती है, इसीलिए वो स्टूडेंट्स होते हैं और वो टीचर्स नहीं होते। चलिए तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 9 पे चलता हूं। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है लेट अस कंसीडर एग्जाम्पल 2 इन सेक्शन 3.3। देखिए सेक्शन 3.3 कहाँ पे है, छोड़िए हमें यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ ही है। हाँ मतलब दोस्तों आप अपने टेक्स्ट बुक पे देख लीजिएगा सेक्शन 3.3 कहाँ है। उसके एग्जाम्पल 2 में कुछ कहानी है, वो कहानी कुछ ऐसी है कि लीनियर इक्वेशन का पेयर ऐसा बनता है। देखिए हमें क्या लिखा है कि कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल, वही पेंसिल पेन रोमिला वाला लगता है, पेंसिल 2 है और इरेजर 3 है, तो इन दोनों का टोटल कॉस्ट होता है 9 रुपया। 2 पेंसिल और 3 इरेजर का 9 रुपया, काफी सस्ती दुनिया इन लोग की। हमारे इधर पेंसिल 5 रुपए मिलता है, यानी कि 2 पेंसिल 10 रुपए में, इन लोग को इरेजर 3 मिल गया, वो भी 9 रुपए में मिला के। और दोस्तों दूसरा है पेंसिल 4 और इरेजर 6, ये है 18 रुपया। अब हमें क्या कहा गया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपको सब्स्टिट्यूशन से ही करना है कि ग्राफिकल, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। लेकिन देखिए ये एकदम जनरल नॉलेज वाली बात है कि आप अगर सब्स्टिट्यूशन सीख रहे तो उसी का पूछा होगा। एग्जाम में दोस्तों आपको क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं आता है कि एग्जाम में क्वेश्चन 2 टाइप से आ सकते हैं, या तो आपको सीधा लिख दे कुछ भी कहानी में फाइंड, मतलब जो भी आपको फाइंड करना है वेरिएबल की वैल्यू, और एक क्वेश्चन आता है कि जो भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है उसको बाय लिखा रहता है, बाय ग्राफिकल मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय एलिमिनेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी है। तो अगर आपको बाय में मेथड लिख दिया है तो आपको वही मेथड सॉल्व करना है, और कुछ नहीं लिखा है तो आप अपने मर्जी से कीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा एलिमिनेशन अगले वीडियो में आएगा, मतलब अगले वीडियो में आएगा। हाँ चलिए तो अभी हमें इसको करना है। इसमें क्या कहा गया है, 2 पेंसिल 3 इरेजर 9 रुपए में, 4 पेंसिल 6 इरेजर 18 रुपए में। देखिए मैंने आपको बताया था इन सब इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। आप क्या मान लीजिए एक पेंसिल x रुपए में, तो दोस्तों 2 पेंसिल 2x रुपए में, यानी कि दोस्तों पेंसिल में लगा 2x, और अगर मैंने माना एक इरेजर y रुपए में, तो 3 इरेजर 3y रुपए में, हाँ है ना। तो दोस्तों ये हो गया 3y। वैसे ही 4 पेंसिल तो 4x, 6 इरेजर तो 6y। अब इससे है ना आप देखेंगे इससे हमारे 2 ही जनरल इक्वेशन बन गए। कैसे, 2x प्लस 3y हो गया 9, और 4x प्लस 6y हो गया 18। देखिए दोस्तों इसमें हमारे 2 मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के पेयर बन चुके हैं। चलिए अब हमें इसे सॉल्व करना है। हमें मेन एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, हमें एक पेंसिल और एक इरेजर की वैल्यू चाहिए। हाँ आपने लिख लिया, चलिए देखिए दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, इस इक्वेशन को चेक करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि ये बहुत यूनिक इक्वेशन है। जरा आप एक बार इसका a1/a2 का रेशियो निकालिए, क्या रहे। देखिए पहले तो जनरल फॉर्म में लाना होगा। जनरल फॉर्म क्या है इसका, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, और यहां होगा 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। ये तो इन दोनों के जनरल फॉर्म हो गए। हाँ अगर मैं इसका a1/a2 का रेशियो निकालूं तो a1/a2 2/4, यानी कि 1/2। अगर मैं इसका b1/b2 का रेशियो निकालूं तो वो हो जाएगा 3/6,
यानी कि 1/2 और C1/C2 का रेशियो निकालू तो दोस्तों वो हो जाएगा -9/-18 यानी कि 1/2। और ऐसी कंडीशन कहाँ मिलती है आपको? ऐसी कंडीशन तो लेंथ ढूंढने से भी नहीं मिलती है। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। हाँ या ना? ये होती है कोइंसिडेंट लाइंस। दोस्तों जब तीनों रेशियो बराबर होते तो इनसे कहते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। भूल तो नहीं गए ना? नालायक को 3.2 में पढ़ाया था। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में पहले मतलब तीनों रेशियो बराबर होते हैं, और जब तीनों रेशियो बराबर होते हैं तो जब इन दोनों लीनियर इक्वेशन की अगर आप दोस्तों कुछ भी ग्राफ खींचेंगे तो वो कुछ ना कुछ तो कोइंसिडेंट लाइन पे ही रहेगी। तो दोस्तों ये कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कि दोनों लाइन एक ही पे है तो सारे ही जीरोस हुए, मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हुए, लाइंस नहीं सॉरी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हुए। तो दोस्तों मैंने आपको क्या कहा, ये जो अलजेब्रिक मेथड है ना, अलजेब्रिक मेथड आपको केवल और केवल यूनिक सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन का ही आंसर दे सकता है। यूनिक यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस। लेकिन देखिए दोस्तों ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस है। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे ना दोस्तों तो आपका कोई आंसर ही नहीं आएगा। अब आपको बहुत अचंभे की बात लग रही होगी कि आपको सॉल्व करने भी दिया गया है। आप क्या कर सकते हैं कि आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि ये कौन सा है, हाँ, लेकिन अगर हमें बोला है सॉल्व करने तो हमें करना होगा। लेकिन देखिए इसे आप ग्राफिकल से करेंगे तो आंसर आएगा। ग्राफिकल में इसकी कुछ ग्राफ की वैल्यूज बनेंगी। हाँ, असली में ग्राफिकल में भी जो आंसर आता है ना वो सारे ही मतलब सारे पॉइंट पे आता है। हाँ, लेकिन जब आप इसको अलजेब्रिक मेथड से करेंगे ना तो आपका कुछ आंसर ही नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्या मैं सॉल्व करना शुरू करूँ? आपको लिखना तो लिखिए लेकिन कोई जरूरत नहीं है, बस मैं आपको बता रहा था कि ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। चलिए मैं आपको मतलब इसे सॉल्व करके दिखाता हूं। आप देखेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन को अगर जब आप अलजेब्रिक मेथड यानी कि कोई भी अलजेब्रिक मेथड से करेंगे ना तो बहुत अजीब से आंसर आएंगे। चलिए दोस्तों मैंने आपको क्या कहा कैसे सॉल्व करना है। आपको ऐसे सॉल्व करना है कि आपको कोई भी एक इक्वेशन चुन लेना है। मान लीजिए मैंने पहला चुना, अब उसका कोई भी एक वेरिएबल एलएचएस में रखना और बाकी सब आरएचएस में। तो मैं क्या करता हूं, x को एलएचएस में रखता हूं। मतलब मैंने फर्स्ट इक्वेशन चुना 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसका मैं x एलएचएस में रखूंगा। तो अगर मुझे x एलएचएस में रखना है तो मुझे क्या करना होगा, 9 माइनस 3y करना होगा, यानी कि प्लस 3y माइनस 3y माइनस 9 प्लस 9। अब x दोस्तों आ जाएगा 9 माइनस 3y अपॉन 2। ये देखिए x की वैल्यू आ गई ना 9 माइनस 3y अपॉन 2। अब इसे मैं क्या करूंगा, इसे हमें क्या करना है, इसे करना है सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ जो भी हमारी वैल्यू आई है x की इन इक्वेशन हमें अपोजिट इक्वेशन में डालना है। ये पहले इक्वेशन से आया तो हमें सेकंड इक्वेशन में डालना है। दोस्तों सेकंड इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 9y सॉरी 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। इसमें अगर मैं x की वैल्यू सही से पुट करना आना चाहिए। x की वैल्यू क्या है, 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। आप देखेंगे यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यानी कि इंटू टू की जरूरत है। तो ये हो जाएगा, ये तो मतलब ये तो सही है। 4 9 जा 36 माइनस 4 3 जा 12y प्लस 6 2 जा 12y माइनस 18 2 जा 36 अपॉन दोस्तों 2 इक्वल टू 0। ये 2 तो वहां पे जाके 0 हो गया, 0 2 जा 0। तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यहां से 2 तो गायब हो गया। देखिए दोस्तों आप एक चीज देखेंगे, माइनस 12y प्लस 12y कट गया, 36 माइनस 36 कट गया, 0 इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों इसमें तो कोई लीनियर इक्वेशन का वेरिएबल ही नहीं बचा। हाँ या ना? पिछले आप क्वेश्चन में पलट के देखिए उसमें वेरिएबल बचता है, तब वेरिएबल की वैल्यू आती है। अब इसमें कोई वैल्यू नहीं आई। इसका क्या मतलब है कि अगर समझ लीजिए आपने a1 b1 का रेशियो भी नहीं चेक किया, हाँ, आपने तुरंत सॉल्व करना शुरू कर दिया ना, और अगर आपका ऐसा कुछ आ जाता है 0 इक्वल टू 0, तो फिर आप आंसर लिख सकते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। यानी कि एक्चुअली में इसके सॉल्यूशन आपको मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि इसके इतने सारे सॉल्यूशन है। और अलजेब्रिक ग्राफिकल मेथड में करेंगे तो आपको ग्राफ की लाइन तो मिल जाएगी, लेकिन अलजेब्रिक मेथड में आपको यही आंसर आएगा। अगर आपको 0 0 बराबर आ जाए तो ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का इंडिकेशन है। हाँ, देखिए अब आप पूछेंगे कि हम अलजेब्रिक में सॉल्व किसको करते हैं, तो अलजेब्रिक में दोस्तों हम सॉल्व करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कि यूनिक सॉल्यूशन को। ये यूनिक नहीं है, ये इनफाइनाइट है। चलिए लिख लीजिए।
अगर ये यूनिक होता तो इसका एक ही आंसर आता, लेकिन इसका इनफाइनाइट आंसर है। ये एक इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब आप बिना रेशियो के भी स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप बिना रेशियो करके देंगे तो आपका आंसर ऐसा जाके रुकेगा, 0 = 0 हो जाएगा। चलिए, आपका हो गया। अब दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मतलब एग्जाम्पल वाला, ये और यूनिक क्वेश्चन है, मैं बताता हूं। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें कहा गया है लेट अस कंसीडर द एग्जांपल 3 ऑफ सेक्शन 3.2। देखिए दोस्तों, मैं पीछे नहीं पलटने वाला, आप अपने एनसीईआरटी में सेक्शन 3.2 पे जाइएगा, उसका एग्जांपल 3 वो शायद मैंने कराया भी होगा। एग्जांपल ये 10 चल रहा है, वैसे एग्जांपल 3 2-3 वीडियो पीछे चला गया होगा। हाँ, आपको क्या कहा गया, विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर। रेल्स यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो लीनियर इक्वेशन के ग्राफ बनते हैं ना, उसी को रेल्स बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इनमें इन्होंने क्या किया, एनसीईआरटी वालों ने इक्वेशन सामने दिया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वही इक्वेशन को उठा रहा हूँ यहाँ पे, x + 2y - 4 = 0, और सेकेंड इक्वेशन दिया है 2x + 4y - 12 = 0। देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी ने हमें ये दो इक्वेशन दे दी है, और हमें मतलब बताना है कि इन दोनों का जो रेल्स होगा ना, यानी कि रेल्स कैसे बनेगा ग्राफ पे। और देखिए, अब आप इस पर ग्राफ बना के चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें ये सब्स्टिट्यूशन में कहा गया है, यानी कि दोस्तों हमें मतलब बिना ग्राफ के बता देना है कि ये रेल्स क्रॉस करेंगे कि नहीं। इसके एक तरीका क्या है, एक तरीका इसका ये है कि रेल्स क्रॉस करेगी, यानी इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि ये अगर ये ग्राफ है, इसकी एक रेल ये है, दूसरी रेल ये है, तो ये जो क्रॉस कर गए ना, इसे बोलते हैं रेल्स क्रॉस ईच अदर। अगर नहीं क्रॉस करेगी, देखिए आप किसी भी कंडीशन में, आपको अगर समझ लीजिए आप ऐसे जाएंगे, हाँ, तो भी यहाँ क्रॉस कर गई। अगर आपको क्रॉस नहीं कराने, यानी कि आपको पैरेलल लाइंस बनानी होगी, तो दोस्तों ये क्या पूछ रहे हैं कि ये पैरेलल लाइंस है कि नहीं। आप कैसे चेक कर सकते हैं, आप a1/a2 ले लीजिए, b1/b2 ले लीजिए, c1/c2 ले लीजिए। अगर कंडीशन ऐसी आती है कि a1 a2 b1 b2 से बराबर है, लेकिन c1 c2 से बराबर नहीं है, तो दोस्तों ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की। और जब पैरेलल लाइन होगी तभी क्रॉस नहीं करेगा। जरा चेक कर दे, a1/a2 क्या है, 1/2, b1/b2 क्या है, 2/4 यानी कि 1/2, c1/c2 क्या है, -4/-12, 1/3। देखिए दोस्तों, ये कंडीशन बिल्कुल मैच करती है, क्रॉस नहीं करेगा, 1/2 1/2 1/3। लेकिन ये जो तरीका है, हमें ये नहीं करना है। मान लीजिए कि हमें ये तरीका से नहीं करना, हमें सब्स्टिट्यूशन से करना है। हाँ, क्या हम सब्स्टिट्यूशन से चेक कर सकते हैं कि ये क्रॉस करेगा कि नहीं। इससे तो क्लियरली पता चल रहा है ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन है, यानी कि नो सॉल्यूशन, यानी कि मतलब क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि जब मीट ही नहीं करे तो सॉल्यूशन किस बात का। तो क्या हम ऐसे बता सकते हैं, मतलब ये तो एकदम इसका ऑफिशियल तरीका है। अब अगर हमें सब्स्टिट्यूशन से करके बताना है, हाँ, तो जरा देखते हैं। मतलब आप इसे लिखिएगा मत, वैसे भी ये एक्सरसाइज 3.2 में पूरा इसी के ऊपर धड़ाधड़ क्वेश्चन थे। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, पूरा चैप्टर इंटीग्रेट हो रहा होगा। पहले लग रहा होगा कि टॉपिक अलग अलग जैसे है, लेकिन अब लग रहा होगा कि टॉपिक ऐसे मिक्स कर रहे हैं एक दूसरे में।
देखिए अगर मान लीजिए कि किसी बच्चे को वो मेथड नहीं आता है, उसका सब्स्टिट्यूशन आता है, तो वो सब्स्टिट्यूशन से कैसे बता सकता है कि रेल्स क्रॉस करेंगे या नहीं? वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन का जो फंडा है, फंडा क्या है कि कोई भी एक इक्वेशन चुनिए, मैं पहला चुनता हूं, पहला इक्वेशन है x + 2y - 4 = 0। इसका आप कोई भी एक वेरिएबल एलएचएस में बचाइए, बाकी सब आरएचएस में डालिए। मैं दोस्तों x को एलएचएस में रखता हूं, आरएचएस में क्या आ जाएगा 4 - 2y -4 + 4 + 2y - 2y। अब ये जो है ना, मैं इसे लिखूंगा सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो भी वैल्यू मतलब जिस इक्वेशन से वैल्यू होती है उसके अपोजिट में आपको डालना है। तो पहले से वैल्यू आई है यानी कि दूसरे में डाला जाएगी 2x + 4y - 12 = 0। अब x के जगह आप ये डाल दीजिए, x के जगह आएगा 4 - 2y + 4y - 12 = 0। 2 4 = 8 - 2 2 = 4y + 4y - 12 = 0। देखिए 4y 4y कट गया, क्या बच रहा है 8 - 12, 8 - 12 - 4 = 0। देखिए दोस्तों ये क्या बना है, क्या -4 और 0 बराबर हो सकते हैं? नहीं। जब ऐसी कंडीशन बने तो उसे कहते हैं हम नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन यानी कि पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन यानी कि रेल्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर। देखिए आप इसको इसके बिना भी कर सकते हैं, आप a1/a2 b1/b2 का रेशियो लेके भी चेक कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी बच्चे को वो नहीं आता है, या फिर अगर ऐसा कहा गया है कि बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको चेक करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आपको 2-3 कंडीशन आई होगी। पहले एक ये कंडीशन आई थी पिछले क्वेश्चन में, इसका मतलब क्या है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस। इसका मतलब क्या है, देखिए ये कंडीशन तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या -4 और 0 बराबर हो सकते हैं? नहीं ना। तो जब ऐसा आंसर आपका ऐसा कुछ आ जाए ना, मतलब कि कोई वेरिएबल नहीं बचा और ऐसा कुछ आ रहा है लास्ट फाइनल, तो आप डायरेक्ट लीजिएगा, लिख लीजिए नो सॉल्यूशन रेल्स या पैरेलल लाइंस मतलब है डू नॉट क्रॉस ईच अदर। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद, ये वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।